हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम संपूर्ण अवकल समीकरण को हल करने की तीसरी विधि पढ़ेंगे। वो विधि है मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण विधि। कि कोई भी संपूर्ण अवकल समीकरण दे रखा हो, उसकी पहले एक सहायक समीकरण ज्ञात करेंगे, उससे उसको हल करके उस अवकल समीकरण का हमें व्यापक हल प्राप्त करेंगे। तो देखो ये विधि क्या है। मान लेते हैं कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 एक संपूर्ण अवकल समीकरण है, जिसकी समाकलनीयता की शर्त हम जानते हैं कि संपूर्ण अवकल समीकरण को हल करेंगे पहले समाकलनीयता की शर्त क्या होती है। वो ये होती है पी इंटू डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। कि संपूर्ण अवकल समीकरण की समाकलनीयता की शर्त है वो ये है। अब देखो समीकरण 1 और 2, ये P है, यहाँ पर भी P है, ये Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ R है, यहाँ पर भी R है। तो समीकरण 1 और 2 के संगत गुणांकों की तुलना करें और उसको वचर गुणन विधि द्वारा हल करने पर हल करेंगे तो देखो क्या आएगा। dx अपॉन ये आ जाएगा बराबर dy अपॉन ये आ जाएगा बराबर dz अपॉन ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसको हम दोनों को वज्र गुणा विधि या इसको अनुपातिक रूप में हल करने पर संगत अनुपातों का भाग देने पर वो मान बराबर ही आता है। यहाँ पर p का गुणांक dx और यहाँ पर p का गुणांक है, इन दोनों का अनुपात बराबर यहाँ पर q का गुणांक dy और यहाँ पर q का गुणांक है ये, इन दोनों का अनुपात। यहाँ पर r का गुणांक dz और यहाँ पर r का गुणांक ये, इन दोनों का अनुपात। ये सारे अनुपात बराबर होते हैं क्योंकि इसी समीकरण की ये क्या समाकलनीयता की शर्त है। तो दोनों समीकरणों को कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। और 3 क्या आ गई, dx अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू dy अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू dz अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। यह कहलाती है समीकरण 3। इस समीकरण 1 की ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण कहलाती है। तो समीकरण 3 इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 3 है वो समीकरण 1 की सहायक समीकरण कहलाती है। तो हमें जब किसी भी संपूर्ण अवकल समीकरण को सहायक विधि से या सहायक समीकरण से हल करेंगे तो हमें ये समीकरण याद रखनी है। इसमें समीकरण 3 को सोल्व करेंगे क्योंकि ये सहायक समीकरण है। ये सहायक समीकरण किस रूप के है, सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने की विधियों। तो ये कहलाती है सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको उस पूरी विधि से हल करेंगे तो हमारे पास 2 हल आएंगे। तो मान लेते हैं नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ सोल्व इक्वेशन 3, इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ये कौन सी है, सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व करेंगे तो हमारे पास वी गेट 2 इंटीग्रल, 2 समाकल प्राप्त होंगे। एक होगा u बराबर 1 जहां a है कांस्टेंट राशि और एक होगा v बराबर b, b भी है कांस्टेंट राशि। तो हमें 2 हल प्राप्त हो गए। अब इन दोनों हलों को a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0 में रखेंगे, u का मान और v का मान। इसकी समीकरण 1 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0, इसमें a u और v के मान रख दिया। इसकी समीकरण 1 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें a और b के मान प्राप्त होंगे। वो a और b के मान समीकरण 4 में वापस रख देंगे। रखने पर a और b का मान है वो u और v के पदों के रूप में ही आएंगे। यहाँ पर रख दिया। रखने पर ये एक अवकल समीकरण बनेगी जो 2 चरों u और v, एक जहां पर एक स्वतंत्र चर मान सकते हैं और एक आश्रित चर मान सकते हैं। इनको हल करेंगे तो हमें u और v में एक संबंध प्राप्त होगा। उस संबंध में लास्ट में क्या करेंगे, u का मान रख देंगे, v का मान रख देंगे और जो हल प्राप्त होगा वो इस संपूर्ण अवकल समीकरण की ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायता से जो उसका हल प्राप्त होगा। ये तो थी इसकी विधि। इस विधि के आधार पर हम एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये है,
सोल्व दिस इक्वेशन बाय ऑक्सिलरी मेथड, सहायक समीकरण विधि द्वारा इसको हल कीजिए। तो 3x² dx प्लस 3y² dy माइनस x³ प्लस y³ प्लस e⁻2z इंटू dz इक्वल टू 0। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 कि गिवन इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसकी मानक संपूर्ण अवकल समीकरण से तुलना करने पर मानक किस रूप में है, p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू 0। dx का गुणांक p, dy का गुणांक q और dz का गुणांक r। इसकी मानक से तुलना करेंगे तो p बराबर आ जाएगा 3x², q बराबर आ जाएगा 3y², r का मान आ जाएगा माइनस इंटू x³ प्लस y³ प्लस e⁻2z। इनको सबको मिला के एक समीकरण नंबर दे दिया इसको 2। अब क्या करेंगे, नाउ कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, क्योंकि हमने अभी जब शुरू में पढ़ा था संपूर्ण अवकल समीकरण की सभी वीडियो में पहले समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट कराएंगे। अगर वो समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट करता है इसका मतलब उसका समाकलन किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। तो समाकलनीयता की कंडीशन ये होती है p del q अपन del z माइनस del r अपन del y प्लस q del r अपन del x माइनस del p अपन del z प्लस r del p अपन del y माइनस del q अपन del x इक्वल टू 0। अब इसके p q r और इनके अवकल गुणांकों को रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, p का मान 3x² del q अपन del z, इसका क्योंकि इसके अंदर z नहीं है तो z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, अदर वेरिएबल क्या होंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो ये 0 आ गया। del r अपन del y, इसका y के सापेक्ष किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y², माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। इस प्रकार से सभी मान रखे तो q का मान रख दिया, del r अपन del x का मान रख दिया, del p अपन del z का मान रख दिया, r का मान ऐसा आएगा q, इसके ब्रैकेट वाले दोनों 0 हो जाएंगे। तो del p अपन del y का मान, क्योंकि इसमें y नहीं है तो 0, del q अपन del x, इसमें x नहीं है तो ये 0। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 3। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, 0 बराबर 0। इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड भी 0 और लेफ्ट हैंड साइड भी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संपूर्ण अवकल समीकरण है वो समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट करता है। इसका मतलब दिया गया संपूर्ण अवकल का हम हल ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट इज सैटिस्फाई कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, समाकलनीयता के शर्त को संतुष्ट करता है। अतः नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, अब किस विधि से हल कर रहे हैं, सहायक समीकरण विधि से। तो इस समीकरण की एक की सहायक समीकरण विधि, समीकरण क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी dx अपॉन ये, और इसका मान क्या ये रख दिया नीचे अपॉन dy अपॉन ये का मतलब इसका मान ये रख दिया बराबर dz अपॉन ये, और इसका मान आ गया 0 माइनस 0 ये रख दिया। अब इसको सोल्व किया तो हमारे पास dx अपॉन 3y² बराबर dy अपॉन माइनस 3x² बराबर dz अपॉन 0। इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। तो ये किस रूप की आ गई, सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हल करेंगे, इसके दो हल प्राप्त करेंगे प्रथम दो पदों से, प्रथम दो टर्म से। तो हमारे पास क्या जाएगा, dx अपॉन 3y² इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस 3x²। इसका क्या कर देंगे, चर पृथक करने पर, चर पृथक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² dx प्लस 3y² dy इज इक्वल टू 0। मैंने 3x² को इधर गुणा कर दिया, 3y² को इधर गुणा कर दिया और माइनस वाले को इधर ले आए तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका करेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 3x² का समाकलन हो जाएगा x³ 3y² का हो जाएगा y³ इज इक्वल टू, इसको मान लिया u, लेट इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार से अंतिम पद को लेके, क्योंकि dz अपॉन 0 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास dz इज इक्वल टू 0। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू v, ये हमने मान लिया। इसको दे दिया समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे, अब नाउ
ए डी यू प्लस बी डी वी इज इक्वल टू 0। इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो ए का मान क्या है यहाँ पे, सॉरी डी यू का मान यहां से क्या आ जाएगा, ए डी यू का मान आ जाएगा 3x² dx प्लस 3y² dy। ये तो आ जाएगा डी यू का मान, इसका अवकलन किया तो प्लस बी डीवी का मान क्या आ जाएगा, dz इज इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x² a dx प्लस 3y² a dy प्लस b dz इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया समीकरण नंबर 7। समीकरण 1 और समीकरण 7 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर 1, क्योंकि 3x² dx का गुणांक यहाँ पर a और यहाँ पर 3x² dx का गुणांक है 1, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। इसी प्रकार इससे करेंगे तो भी a का मान 1 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर b का मान क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस x³ प्लस y³ प्लस e की पावर 2z। x³ प्लस y³ का मान यहां से रख देंगे u और z की जगह रख देंगे v, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस u प्लस e की पावर 2v। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 8। तो a और b का मान इस समीकरण में रखने पर रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, du प्लस माइनस u प्लस e की पावर 2v dv इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस पद को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू u प्लस e की पावर 2v dv इधर ले आएंगे, इस u को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du अपॉन dv माइनस u इज इक्वल टू e की पावर 2z, सॉरी 2v। अब देखो ये समीकरण किस रूप की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि की और प्रथम घात की ये रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसका हल है वो पहले एक्सोलियर इक्वेशन सॉरी इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, सहायक समाकलन गुणांक इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका मान e की पावर समाकलन u के गुणा में है वो -1 dv, तो इसका मान आ जाएगा e की पावर -v। इंटीग्रल फैक्टर का मान आ गया e की पावर -v। अतः इस समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल क्या हो जाएगा, u इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q का मान है ये e की पावर 2v इंटू इंटीग्रल फैक्टर dv, क्योंकि स्वतंत्र चल गए यहाँ पे v और प्लस c1, तो u इंटीग्रल फैक्टर का मान ये आ जाएगा e की पावर -v इज इक्वल टू समाकलन e की पावर 2v e की पावर -v dv प्लस c1। इन दोनों का करेंगे तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है गुणा में, तो इसका मान आ जाएगा e की पावर v और e की पावर v का v के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, e की पावर v प्लस c1। इसका इधर भाग लगा देंगे तो u बराबर आ जाएगा e की पावर 2v प्लस c1 e की पावर v। यह आ जाएगा, इधर इसका भाग लगाएंगे तो नीचे आएगा, नीचे अंश से जब हर में ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो e की पावर 2v और नीचे से ऊपर चला गया ये। अब इसमें u और v के मान रख देंगे तो u का मान क्या है, ये रहा, तो ये आ जाएगा x³ प्लस y³ इज इक्वल टू e की पावर, और v का मान क्या है z, तो e की पावर 2z प्लस c1 e की पावर z, और ये हो जाएगा अभिष्ट व्यापक हल ओ दिए गए इस संपूर्ण अवकल समीकरण का सहायक समीकरण विधि द्वारा।